दिल ने फिर याद किया। कुछ ना कहो। आपकी दिली ख्वाहिश थी क्या कि आप फिल्मों में बजाएं या फिर आ गए बस फिल्मों में? क्योंकि मैंने सुना है कि कई दिनों तक आपने किनारा कर लिया फिल्मों से, इसका रीजन क्या था? पंचम दा अचानक चले जाएंगे ये सोचा नहीं था। वाह उस्ताद, वाह कमाल कर Thank दिया। you. ऊपर वाला भी इतना मेहरबान हो जाए आपके रागों से कि तूफान आ जाए। आप शायद मेरा इशारा समझ गए मैं होंगे। समझ गया, फिर मैंने नहीं बजाया पूरे टूर में। मैं तो बल्कि शरद ऋतु के राग बजाने लगा था कि रुक जाए। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। यादें, बीती यादें, बीती कहानी, बीते किस्से, बीते फसाने जो अफसाने खड़े कर देते हैं। आज हम आपको लेके जाएंगे उन यादों में जिनमें जीना बड़ा कमाल लगता है। वो यादें तो इंसान सहज के रखना चाहता है। वो यादें जो लगातार हमारे साथ चलती रहती है, एक बहाव की तरह, दरिया के बहाव की तरह। और हमें उन लहरों में, जिस तरह से समंदर से उठती लहरें हैं ना, तो उन लहरों में हमें खोना बड़ा अच्छा लगता है। वो लहरें हैं संगीत की, वो लहरें हैं मौसीकी की। और मौसीकी की रफ्तार में जो खो जाए, मौसीकी की रफ्तार से उस रफ्तारी के साथ जो ज़िंदगी में चलना सीखे, वो बहुत ही बेहतरीन इंसान बन जाता है और उसकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशी और खुशी आ जाती है। आज हम दिल ने फिर याद किया में आपको मिलवाएंगे हिंदुस्तान की वो अजीम शख्सियत से जिन्होंने ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि बैन अक़वामी सतह पर भी अपने देश का, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। क्लास की गायकी, क्लास की मौसीकी, क्लास की संगीत में जिन्हें अबूर हासिल है। एक ऐसे मकबूल, मशहूर व मारूफ फनकार जिनका हुनर बोलता है, सर चढ़ के बोलता है। हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं रोनू मजूमदार से, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। इस वक्त हमारे साथ है। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका दिल ने फिर याद किया में। साथ ही साथ इनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं इन्हीं के बेटे ऋषिकेश मजूमदार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं एकदम खुश हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने दिल ने फिर याद किया और आपने मुझे याद किया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से आपको नवाजा गया, संगीत एकेडमी अवार्ड से आपको नवाजा गया। आप वो वाहिद ऐसे फनकार रहे हैं, वो ऐसे बांसुरी वादक रहे हैं जिन्होंने 5000 से जायद बांसुरी वादकों को एकजुट कॉन्सर्ट में खड़ा किया एक स्टेज पर, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ। और इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? हमारे देश के लिए आप फख्र की बात है, क्योंकि आप वाराणसी से बिलोंग करते हैं। घर का माहौल तो वैसा नहीं था जी। आपके वाले साहब कुछ और करते थे, लेकिन शौकिया तौर से वो बांसुरी जरूर प्ले करते थे, बजाया करते थे। तो शुरुआती मरहले में जब आपने बांसुरी उठानी शुरू की, तो कौन सा राग आपने छेड़ा? किस राग ने आपको प्रभावित कर दिया? उस जमाने में बनारस एक ऐसा जगह था कि जहां हम लोग रहते थे, सोनारपुरा, उससे दो कलाकारों का मोहल्ला कहते हैं हम लोग, दोनों नज़दीक था। एक तो कबीर चौरा और एक रामापुरा। तो कभी हम किशन महाराज जी को सुनने चले जाते थे, कभी गिरजा देवी जी को ठुमरी सुनने चले जाते थे, कभी बिस्मिल्लाह खान साहब के वहाँ जाके उनकी शहनाई की धुन सुनते थे। तो जिस बचपन में वो सुर, वो पुकार कहीं गूंजता था। और पहला राग तो मैंने बजाया नहीं, आपको सच कहूँ तो मैंने बहुत सारी बांसुरियाँ तोड़ी जरूर। मैं उससे खेलता था टॉय समझ के, 5-6 साल का जब था। तो एक दिन सजा ये मिली कि पिताजी ने कहा कि जितनी बांसुरी आज तुमने तोड़ी है, इतने दुखी हुए, मुझे मारा डांटा नहीं उन्होंने, सजा ये दी कि उतने घंटे रियाज करना पड़ेगा। ये सजा थी। ये सजा थी। और सजा ने आपको सिखाया। सजा ने मुझे सिखाया, आपको बनाया। पहला राग जो आपने बांसुरी से छेड़ा वो क्या था? मैं जरूर चाहूंगी। मैंने राग पीलू बजाए। वो पिताजी शौकिया तौर पे भले बजाते थे, मगर कुछ ना कुछ उनके पास ऐसा था जो मुझे लगता है कि मेरे पास नहीं है। और वो बिस्मिल्लाह खान साहब के पीलू से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और वो हरदम वही कहते थे कि वो पुकार नहीं है तो कुछ नहीं है, तुम जितना ही बजा लो। तो वो किस्सा मैं बताऊंगा कि जब मेरे आंखों में आंसू थे और बिस्मिल्लाह खान साहब बजा रहे थे। खैर, तो वो पीलू राग का वो पुकार मैं सुना था।
गूज़बम्प्स आते हैं। हमारी विरासत है ये, हमारी देश की पहचान है जी। शास्त्रीय संगीत। खैर, आप कुछ इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके गुरु रहे शुरुआती मरहलों में। हाँ, ये वो गुरु होते हैं जिसको हम लोग अपना मेंटर, उनसे गंडाबंधन, जो हमारे क्लासिकल मौसीकी में जो एक सिस्टम है, गंडा बांधते हैं, उस्ताद बनाते हैं, किसी को गुरु बनाते हैं। ये वो उस्ताद हैं जो गुरु ना होते हुए भी आपके गुरु होते हैं, जिनको आप सुन के कुछ सीखते हैं। तो ये सब जब अभ्यास होने लगा तो रोज वो बिस्मिल्लाह खान साहब के पीलू की बात करते थे। तो बनारस में गंगा में वो बजड़ा होता है, बड़ा साइज का नाव, तो उसमें बुढ़वा मंगल का एक कार्यक्रम होता है जिसमें कि हर कलाकार उस नाव में बैठ जाता है और वो बजाते बजाते वो नाव बीच मझधार तक जाती है और किनारे में लोग बाग खड़े होकर सुन रहे होते हैं। तो बिस्मिल्लाह खान साहब उस साल बजा रहे थे और मैं 8-9 साल का हो चुका था और मेरे पिताजी मेरी उंगली पकड़ के घाट में खड़े थे और जब वो जाते जाते पीलू बजा रहे थे तो ऐसा लगा मुझे कोई छोड़ के जा रहा है। ओके। और मेरे आंख में आंसू आ गए। पिताजी ने देखा कि रो रहा है। तो उस दिन उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और बोले कि तू कलाकार जरूर बनेगा। अगर उनके खान साहब के पीलू का असर तेरे दिल पे हो रहा है तो चोट कहीं ना कहीं लगी है। वाह। तो वो एक किस्सा मैंने खान साहब जब गुजर गए तो श्रद्धांजलि जब ट्रिब्यूट तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब जब आया तो उसमें भी मैंने एक किस्सा बताया तो बहुत लोग हैरान रह गए कि ऐसा थे खान साहब। वाह वाह, क्या तासीर थी, क्या तासीर थी ये हम कह सकते हैं। और जब तक ना आपके राग में या आपकी गायकी में या आपके बजाने में तासीर हो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तब तक वो राग नहीं है। राग नहीं है। क्या रागों पे आगे बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त मैं चाहती हूँ आप दोनों की जुगलबंदी हो जाए। ये भी सीख रहे हैं आपसे। खैर, हम ये कह सकते हैं आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी कि घर पे माशाल्लाह इतने दिग्गज उस्ताद हैं, तो इनकी सरपरस्ती में रहकर आप सीख रहे हैं। लेकिन इनकी कई सारी फिल्में हैं, आपको पता होगा किन किन फिल्मों में इन्होंने बजाया है, राइट? सो अगर हम 1942 लव स्टोरी की बात करें, वो इनके साथ बजाते होंगे आप? जी ज़रूर। ऐसा होता है कि काफ़ी कॉन्सर्ट्स में से डिमांड आते हैं कि आप दोनों बजाइए 1942 लव स्टोरी। उस बारे में भी बात करेंगे, वो फिल्म आपको कैसी मिली। साथ में बात करेंगे आर.डी. बर्मन साहब के साथ आपका कोलैबोरेशन कैसा रहा, फिर गुलजार साहब के साथ, विशाल भारद्वाज साहब के साथ, आशा जी के साथ, लता जी के साथ, जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स आप करते हैं। लेकिन अभी व्यूअर्स भी देखना चाहेंगे 1942 लव स्टोरी। कुछ ना कहो। वाह। आपने कैसे यादगार और कभी न भूलने वाला वो गाना आपने याद दिलाया, जो कि जहाँ पे सफर खत्म हो गया था उनके साथ और वो उसका सक्सेस देखने के लिए जिंदा नहीं रहे, मगर वो हमारे बीच में अपने संगीत, अपने सुरों के द्वारा हरदम दिल में रहेंगे। जो समय से आगे थे वो हमारे पंचम दा, जिनके साथ 13 साल लगातार मैंने बजाया। आखिरी दम तक आप उनके साथ रहे। शुरुआत हुई थी आपकी लव स्टोरी से जी, और खत्म भी हुई 1942 लव स्टोरी से। तवील सफर था जी। वो प्रेम, वो मोहब्बत, वो लव उनके साथ बना रहा। और उस गाने में खास चीज़ मेरी बांसुरी, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था फिल्म सेंटर में तारदेव में, तो मैंने कहा कि पंचम दा, बंगला में मैंने कहा कि लग रहा है कि ये गाना हिट हो जाएगा। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पहले बोले कि अखुन बोलिश ना, बंगला में बोले। तो बोले कि जब मैंने शुरुआत का वो जो हिट है पीस मेरा बजाने लगा तो बोले कि देखना ये गाने के साथ साथ ये तेरा पीस भी हिट हो जाएगा। उन्होंने इतना जरूर कहा था। तो मैं बीच में, गाने के बीच बीच में मेरा फिलर है, तो मैं चाहता हूँ कि गाना आप बजा लेंगे तो मैं बीच में फिलर में बजा लूंगा। राइट, मजा। वाह, क्या जुगलबंदी रहेगी। तो आप लता जी का पोर्शन गाना बजा लीजिए, मैं रोनू मजूमदारी रहता हूँ जी। और वाकई में बर्मन दा ने, पंचम दा ने आपको सही कहा था कि आपकी इस धुन की वजह से ये हिट हो जाएगा, और सुपर हिट वाकई में है। नौजवान दिलों की धड़कन है ये गाना आज भी। खैर, आपका स्टाइल जो है वो जुदा सा रहा जी। आप नंबर 1 बांसुरी वादक कहलाए जाते हैं हिंदुस्तान के। ऊपर वाले का शुक्र है। हॉलीवुड में भी, हॉलीवुड की फिल्मों में भी, एल्बम्स में भी आपकी बांसुरी अहम मरकज रहती है हमेशा, आपके कई सारे एल्बम्स। लेकिन यहाँ मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी दिली ख्वाहिश थी क्या कि आप फिल्मों में बजाएं, या फिर आप आ गए बस फिल्मों में? क्योंकि मैंने सुना है कि
कई दिनों तक आपने किनारा कर लिया फिल्मों से, आपको अच्छा नहीं लगता था फिल्मों में बजाना, इसका रीजन क्या था? फिल्मों में बजाना किनारा कोई उसमें मुझे ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। पंचम दा अचानक चले जाएंगे ये उसके सोचा बाद, नहीं था। ओके। तो जब मैं बनारस की फ्लाइट में चढ़ा और जैसे किशोर दा जब गुजरे तो मैं कम से कम गया और मैंने आखिरी दर्शन किया और मैयत के साथ साथ मेरा जाना हुआ। पंचम दा के साथ वो मुझे सौभाग्य नहीं मिला, तो और वो दुख कहीं रह गया, क्योंकि एयरपोर्ट में मुझे न्यूज़ मिला। हाँ, मैं बनारस जा रहा था। ओह, ट्रैवल कर रहे थे हाँ, आप। तो मेरे दिल में एक अजीब सा एक दुख और एक वीरानियत सी हो गई। और मैंने सोचा कि अब 1991 फ्लूट फेस्टिवल के बाद मेरा अपना एज ए रोनू मजूमदार, नॉट एज ए फिल्म आर्टिस्ट कि जो लोगों का साथ दे रहा है अकम्पनिंग आर्टिस्ट, वैसे नहीं, इंडिविजुअली मेरा नाम होने लगा था। तो मैं उसमें मसरूफ हो गया, उसमें व्यस्त हो गया, उसमें अपने एल्बम निकालने में। ट्रैवलर्स टेल मेरा हिट हो चुका था, फ्यूजन। तो मैंने एक गैप सा होने लगा और नए म्यूजिक डायरेक्टरों, सच कहूँ तो उनके साथ बजाने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो मगर यही होता है कि गुलजार साहब के साथ जो दिन मैंने गुजारे वो भी कमाल थे, तो उनकी याद तो आनी ही थी। मुझे लगता था कि उनको हम लोग भाई जी कहते हैं, वैसे इंडस्ट्री के अंदर अंदर के कुछ हमारे नाम होते हैं, जैसे भाई जी। अच्छा, पंचमदा को पंचमदा ही पुकारते थे? पंचमदा को पंचमदा ही बोलते थे। पूरी दुनिया पंचमदा के नाम से ही जानती थी। जी। गुलजार साहब को क्या पुकारते थे? भाई एक बार जी, फिर भाई से जी, भाई जी के नाम से पुकारते थे। और ये सिर्फ आप लोगों हम के लोग दरमियान अपने की बात है। विशाल जी भी भाई कहते हैं, भाई जी कहते हैं, गुलजार साहब हम लोग नहीं बोलते हैं। अच्छा, ये विशाल जी और विशाल भारद्वाज जी और गुलजार साहब, यहाँ पे बात अगर हम करें तो माचिस की हो रही है, इजाजत की हो रही है? मैं इजाजत और माचिस को कोइंसाइड कर रहा हूँ। तो मुझे उनकी बहुत याद आती थी कि खाली हाथ शाम आई है, खाली हाथ जाएगी। नेशनल अवार्ड आशा जी को, मेरी बांसुरी से शुरुआत, मेरी बांसुरी से खत्म, इजाजत। तो गुलजार साहब के साथ वो सब जो गुलजार साहब बैकग्राउंड में आते थे, समझाते थे, एक छोटी सी बात पे भी आके दाद देते थे। तो जब विशाल जी का फोन आया कि ये वो खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, तो फिर लगा कि बांसुरी उठाओ, स्टूडियो चलो। और जब स्टूडियो में जाके मैंने गाने बजाए, पानी पानी रे, वो वेस्टर्न आउटडोर में रिकॉर्ड हुआ था। हाँ। मेरे साथ लता जी का लाइव रिकॉर्डिंग उस तरीके का एक्सपीरियंस का वो लास्ट गाना है। उसके बाद फिर ये ट्रैक रिकॉर्डिंग वगैरह ज्यादा हावी होने लगा। हाँ। तो क्या बताऊं आपको, इतना पानी पानी रे। मैं एक लाइन बजा के सुना? बिल्कुल इजाजत बिल्कुल। यहाँ से मेरा पीस शुरू होता है। हाँ। तो मैंने भी डूब के बजाने की कोशिश की, कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं, ये गाना ही ऐसा था। गुलजार साहब का वो लेखन, जब उनका कलम चलता था तो वाह वाह, उनकी शायरी। हम खैर, लोग आपको उनके बहुत चाहने वाले ऐसे हैं कि बस कदरदानों में हम भी एक है, उनके शहदाई हम भी एक है। उनके गाने, उनकी शायरी, खासतौर से कुछ फिल्में जो उन्होंने खुद डायरेक्ट की, वो भी अपने आप में बाकमाल रही। उनका स्क्रीन प्ले भी कमाल का था। गुलजार साहब के साथ काम करने का बड़ा अच्छा मौका आपको मिला। शुरुआत में तो अगर हम बर्मन साहब की बात करें तो उनके साथ तवील सफ़र आपका रहा। अगर हम पहली फिल्म की बात करें, हम रविशंकर साहब पे भी आएंगे, जी। क्लास की मौसीकी पे भी हम आएंगे लेकिन फिलहाल हम फिल्मों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये यंगस्टर्स को जो आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, रागिब किया, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि क्लास की मौसीकी जो है, उस शास्त्रीय संगीत जो है, उसकी तरफ नौजवान नस्ल को आप किस तरह से अट्रैक्ट करें, उसके लिए भी कुछ अंदाज अपनाने पड़ते हैं, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ करना पड़ता है। जिस तरह से आपने अलग स्टाइल अपनाया,
आपने कुछ बांसुरी वादन में कुछ नए तरह के टेक्निक्स इस्तेमाल किए। मे भी इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि बर्मंदा के साथ आप रहे, उनके संपर्क में आप आए, क्योंकि बर्मंदा भी रात रात भर जग कर बारिश की उस बूंद का इंतजार करते थे जब उसकी एक साउंड को वो रिकॉर्ड कर सके, ताकि वो अपनी गाने में वो डाल सके। तो उन्होंने इस तरह का प्रयोग किया। कहीं ना कहीं आप मुतासिर थे बर्मंदा से, कहीं ना कहीं उनका असर आप पर था, ये हम कह सकते हैं। ये जरूर कह सकते हैं आप, क्योंकि 1995 में जब निदा साहब, क्योंकि मुझे शेरो शायरी में भी इतना मैं भी लिखता इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा। क्या बात है, वो तो हम जरूर सुनेंगे आपसे। तो पहला गाना जो मैंने कंपोज किया एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, कविता कृष्णमूर्ति जी की फर्स्ट नॉन फिल्मी एल्बम कोई अकेला कहाँ, तो जो मैंने धुन बनाई जब, तो पहला निदा साहब ने कहा कि अरे यार पंचम का असर दिख रहा है। तो मुझे लगा कि ये कॉम्प्लीमेंट है, ये क्रिटिसिज्म नहीं है। हाँ। कोई अकेला कहाँ, कोई अकेला कहाँ, तो आरडी का असर था इसमें। हाँ, साथ है सारा जहां, तो कोई अकेला कहाँ, ये उन्होंने लिखा था। हाँ, तो पहली फिल्म की बात करते हैं हम। अच्छा, जो पहला राब्ता शुरू हुआ आपका पंचमदा के साथ, लव स्टोरी का, वो गाना याद आ रही है, वो शायद ये फ्लूट था। याद आ रही, ये फ्लूट था। मतलब ये सारे फ्लूट आपके साथ जुड़े रहे, ये पुराने हैं? ये बहुत पुराना है, इसीलिए फट से मैं ये लव स्टोरी वाला फ्लूट है। ये लव स्टोरी वाला फ्लूट है, और मैं इतना इमोशनल हो गया कि आपने इस गाने का जिक्र किया और ये फ्लूट समहाउ मेरे बैग में आज यहाँ आ गया। क्या बात है। ये ए स्केल है, मैं बजाता हूँ वो पीस जिससे गाना शुरू होता है। मुझे भी बहुत सारी पुरानी मैंने सीखा है दरअसल। इतना सुर में आपने गाया, अपने हैरान कर दिया मुझे। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी कई सारी पुरानी यादें याद आ रही होगी, मुझे भी बहुत पुरानी यादें याद आ रही है, और दिल ने फिर याद किया में आज और भी यादें हम ताज़ा करेंगे। बहुत ही बेहतरीन बांसुरी वादक जिन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, हमारे मुल्क का नाम रोशन कर दिया है बैन अक़वामी सतह पर भी। आज हमारी खुशनसीबी, वो दिल ने फिर याद किया में हमारे साथ में भी गुफ्तगू है। हमारे साथ है रोनू मजूमदार, और भी बातें करेंगे, बट राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है ब्रेक के पार। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए। जो ये राग आप छेड़ रहे हैं ना, वाकई में हमारे नसों में कुछ अलग तरह की हरारत महसूस हो रही है। ऊपर वाला भी इतना मेहरबान हो जाए आपके रागों से कि तूफान आ जाए। आप शायद मेरा इशारा समझ गए होंगे। समझ गया। मैं बात कर रही हूँ जो केरल में बाढ़ आई थी, जब आप वहाँ एक कॉन्सर्ट में थे और आपसे कहा गया था कि आप एक राग छेड़ें, आपने राग मल्हार छेड़ा था। वो मल्हार इस कदर छेड़ा था, आपने इतने खो गए थे आप कि बाढ़ आ गई और वहाँ आपसे आप भाग निकले वहाँ से। बल्कि एक होटल में आपको डर लगा फिर मल्हार राग बजाने से? फिर मैंने नहीं बजाया पूरे टूर में। मैं तो बल्कि शरद ऋतु के राग बजाने लगा था कि रुक जाए। मियां मल्हार मैंने बजाया था। मियां मल्हार बजाया जाता है। वाकई में आप इस बात को बिल्कुल मानते हैं, उसके बाद आपने वाकई में नहीं बजाया क्या मल्हार राग? नहीं, मैंने बजाया तो जरूर, मियां मल्हार नहीं बजाया, मैंने रामदासी मल्हार बजाया था। हाँ। मगर मियां मल्हार में ऐसे 3-4 बार हुआ कि कुछ न कुछ मुझे उसमें हासिल हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं
और 3-4 बार ऐसे हुआ कि बारिश हो गया तो मैं बहुत डर के, क्योंकि बाढ़ बहुत जगह आ रही थी, और मैंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि लोग शायद मुझे ढूंढ रहे होंगे कि ये है वो शख्स यही वो शख्स है जिसने मियां मल्हार बजाया था और बाढ़ आ गई थी। लेकिन बाढ़ को रोकने के लिए भी तो राग होते हैं बहुत सारे। आप मानते हैं इस बात को? क्योंकि आप खो जाते हैं, एक आर्टिस्ट जब एक मुकाम तक पहुंच जाता है तो उसका एक रूहानी कनेक्शन जुड़ जाता है अपने फन के साथ, सूफीज्म में चला जाता है वो। तब कहते हैं कि इंसान के अंदर एक कुव्वत आती है, वो एक कुव्वत आती है जो सब कुछ बदल सकता है। तो आपके हुनर ने वो सब कुछ बदल दिया है। तो किस तरह से खोए थे आप, ये मुझे बताइए। एक आर्टिस्ट किस हद तक खो जाए अपने फन में ताकि वो अरूज पर पहुंच जाए? एकदम यकीनन ये बात एकदम सच है कि उसकी जो श्रुतियां होती है, कोमल निषाद में जब हम लोग आंदोलन करते हैं स्वरों का, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर वो सही हो जाए, जो हरदम होता नहीं किसी भी कलाकार से। संगीत सम्राट तानसेन भी यही कहते थे कि मैं कोशिश करता हूँ दरबारी गाने का, और दीपक राग से उन्होंने आग लग गई थी, आप जानते हैं, उसको बुझाने के लिए फिर मल्हार गाना पड़ा। तो ये सब सिद्धियां इन लोगों को मिल गई थी और रूहानी कनेक्शन इनका ऊपर वाले से हो गया था। तो मैंने कोशिश की, नहीं, मगर उस राग में वो कोमलनी के जो श्रुतियां वो कई बार मुझसे सही लग गई, मतलब ऊपर वाले के, मैं, मेरे उस्तादों का, गुरुओं की कृपा है, मेरा कुछ नहीं है। तो वो बोलते हैं जबे बाण लागे तबे भाग जागे, तो वो बाण कभी कभी लग गया। तो 2-3 बार मेरे लाइफ में ऐसा हुआ कि मैंने मल्हार बजाया और बारिश हुई, और कई बार उससे भला भी हुआ लोगों का। लाइक भला कब कब हुआ? भला हुआ जयपुर में। वहाँ क्या हुआ था? वहाँ ये हुआ था कि जब मैं लैंड हुआ तो एक दिन पहले चला गया था, तो सुराना फेस्टिवल होता है, और प्रकाश सुराना जी तब जिंदा थे, अब वो नहीं रहे। तो वो उनके घर में ही मैं ठहरा था। वो इतना मुझे मोहब्बत करते थे कि मुझे होटल में उन्होंने ठहरने नहीं दिया। वो जिन कलाकारों से बहुत प्रेम करते थे वो उनको कभी कभी घर में भी ठहराते थे। तो आके बोले कि मल्हार फेस्टिवल चल रहा है, आखिरी दिन आपका है, और बहुत कुछ लोगों ने गाया और बहुत कुछ आपके लिए बच भी गया है, तो अभी तक गर्मी कम नहीं हुई। इतना कह के चले गए वो, और समझी कि वो चैलेंज देके चले गए, और मैं इतना घबरा गया कि मैं मेडिटेशन में बैठ गया। मेरा शिष्य दूसरा मेरे साथ था। मैंने कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, अभी प्रे करना पड़ेगा, खाली रियाज से नहीं होगा। और प्रे करते करते ही मैं स्टेज पे चढ़ा दूसरे दिन, और मियां मल्हार में करते 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 वो जो श्रुतियां, वो कोमलनी के बाद जो वो श्रुतियां आती है, रे पा ये जो स्वरों का ताना बाना बुनता है, तो वहां पे देखिए अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो वो जो हुआ दूसरे दिन, मतलब जानवर मर रहे थे, ऐसी हालत थी उस वक्त जयपुर की, इतनी गर्मी, त्रस्त हो रहे थे सब लोग हॉल में भी। दूसरे दिन मैं उनके दुकान में गया, वहां से तब तक बारिश होने लगी थी, फिर पेपर में लिख के आया तीसरे दिन कि रोनू मजुमदार की बांसुरी से क्या बात है। सुपर तो ये कहना भी शर्म लगता है कहते हुए, क्योंकि ये अपना नहीं है। मल्हार राग तो चूंकि आपका फेवरेट है, मैं ये नहीं कह सकती कि आप अपने आप को रोक रहे हैं बजाने से, कहीं आफत ना आ जाए, आप ज्यादा ना खो जाए और आफत ना आ जाए। लेकिन कभी कभी मल्हार की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिस तरह से आपने कहा कि आपने लोगों को बचाया भी है। आप किस राग से डरते हैं? कौन सा राग बजाने से आपको डर लगता है, और कौन सा राग आपके दिल के करीब है मल्हार के अलावा? मैं थोड़ी सी बेवफाई का गाना बॉम्बे लैब में बजा रहा था, किशोरदा और लता जी डुएट। और यहाँ पे जिक्र मैं ये करूंगा कि उसमें कुछ खास पीस ज्यादा नहीं है मेरा, ज्यादा वायलिन और वो सब है। अनिल मोहिले जी अरेंजर थे, वो भी नहीं रहे, अब किशोरदा नहीं रहे। तो उसमें पहला मध्यम जब किशोरदा का वो जो वहां जब मोड़ मुड़ गए थे, वो मध्यम वो मध्यम स्वर है। वो ऐसा मध्यम लगाए थे कि लता जी के मुंह से वाह निकल गया था चालू रिकॉर्डिंग में। और वो किस्सा इतना खूबसूरत किस्सा है मेरे जीवन का कि मैंने देखा कि किशोरदा को पिच परफेक्ट क्यों कहा जाता था, क्यों जसराज जी बापू जो आज अब 90 ईयर्स के हो गए, क्यों कहते थे कि किशोर कुमार को पंखे से लटका दो तो भी सुर में गाएगा वो। तो ये सब क्यों कहा जाता है?
ऐसा सुर में वो गाए थे। हाँ, वो हो जाए थोड़ी सी बेवफाई की। ये तो मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है। आप साथ देंगे, जरूर साथ देंगे, आपको तो मौका मिला है। मारी थोड़ी सी बेवफाई। ये बात क्या कंपोजिशंस खयाल साहब बना के चले गए, और वो उनको जैसे उस्ताद शायर होते हैं, उनको उस्ताद कंपोजर बोलते हैं हम लोग। वाह, मेरे आंखों में आंसू आ गए। गॉड प्रॉमिस, क्या तासीर है आपके बजाने की। वाह वाह, कमाल। ये किशोरदा के वो स्वर थे हाँ, जो अभी भी दिमाग में घूम रहे हैं मेरे। किशोरदा के साथ भी आपको बड़ा अच्छा राब्ता रहा। वो आपको बहुत चहेता बांसुरी वादक मानते जी, थे। जी, जी। आपका इस्तेमाल अक्सर बेशतर फिल्मों में किया करते थे वो। हाँ मैंने उनके साथ, उन्हीं के साथ लाइव शो मैंने किया हाँ, षणमुखानंद में, और बहुत प्यार करते थे। अपने पास बैठाए, बड़ी सारा ऑर्केस्ट्रा था, और जो आर डी बर्मन के पास मुझे ले गए, जल्दी से मैं उनका जिक्र कर देता हूँ जरूर। क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो कंपटीशन में जब मैं फर्स्ट आया, 73 में बॉम्बे आ गया था पिताजी के साथ। तब 10 साल की उम्र थी, सफर चलता रहा सीखने का, तालीम हासिल करने का। 1980 का जो वो ऑल इंडिया रेडियो कंपटीशन अवार्ड में मैं फर्स्ट आया पूरे इंडिया जी। में, तो वहाँ उसके प्रोग्राम में मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ। तो रविंद्र जैन की एक रिकॉर्डिंग में मैं गया, वहाँ किशोरदा गा रहे थे ना जाने कब कैसे मिल जाते हैं जैसे। तो एक छोटा सा स्टूडियो था, वहाँ पे एक आदमी, एक बुजुर्ग आदमी, बल्कि एक कोई काका अंकल ऐसे कोई, वो तारशनाई बजा रहे थे। तो लोगों ने कहा, मालूम है ये कौन है जिसने गाइड में तेरे मेरे सपने सब एक रंग, एक रफी साहब का गाना, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। इसमें जिसने तार दा दा रा, दा रा, ये वो शख्स है। तो मैंने जाके पाँव छुआ उनका, तो वो सब उनसे बहुत कुछ उन्होंने पूछा। फिर बोले कि पंचम को बहुत बांसुरी का जरूरत है। वो पंचम करके बोलते थे क्योंकि उनसे बड़े थे, पिता की तरह थे। दूसरे दिन मुझे ले गए पंचम दा के पास। वही वो शख्स थे, मेरे गॉडफादर कहिए, डीएम टैगोर, टैगोर दादा के नाम से जाने जाते थे, तारशनाई का जिन्होंने आविष्कार किया। इसराज दिलरुबा को एक हॉर्न लगा दिया था उन्होंने, इसीलिए शहनाई का हॉर्न उसमें लगा दिया था, तो वो इसराज दिलरुबा बन गया तारशनाई। वाह वाह, तो क्या वो बात। मेरे गॉडफादर थे। आपके गॉडफादर थे, लेकिन स्ट्रगल भी बहुत करना पड़ा आपको, स्ट्रगल के मराहल से गुजरना पड़ा। फिल्मों तक पहुंचने से पहले आपने तो बहुत सारे कॉन्सर्ट किए, आपने तो काफ़ी एल्बम्स निकाले, आपने तो हॉलीवुड फिल्मों के लिए भी बांसुरी बजाई। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पंडित रविशंकर जी से, उनके साथ रहकर आपने उनसे क्या सीख ली, तो आप क्या कहना चाहें? ये वो MS सुब्बलक्ष्मी जैसे कहती थी ना कि ये भारत रत्न नहीं है बल्कि ये विश्व रत्न है। तो उनके साथ भी रह के इंसान, या कोई भी उनके आसपास जाए तो कुछ ना कुछ मिल जाता था। तो मैंने परफेक्शन, प्रिसिशन, पैशंस, ये सब पी का वो बताते थे। और एक बात कहते थे कि वो डोंट ट्राई टू शो सिंसियरिटी, जस्ट बी सिंसियर, पीपल कैन रीड इट, यू कांट फूल योर ऑडियंस। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, बिल्कुल तो ये सही बातें फरमाया। मैंने उनसे सीखी, और उनसे संपर्क में लाने के लिए जो मेरे बांसुरी के गुरु थे, उस्ताद पंडित विजय राघव राव जी, उनकी वजह से मुझे मेरे ग्रैंड गुरु मिले, जो बाद में मेरे गुरु भी हो गए। जी, तो वो गाना था, आप सबको याद होगा,
हाँ वो गाना था, और किस बांसुरी का इस्तेमाल किया था आपने उस गाने में, वो भी जरूर आप उठाइएगा यहाँ। एक और बांसुरी उसमें से आ जाई है। हाँ। आपको कैसे मालूम पड़ रहा है? आप तो ज्योतिषी हैं। मैं ज्योतिषी मैं हैरान हूँ। एक और वो बांसुरी आज मेरे साथ है। दो बांसुरियां वो पुरानी यादों 80s की मेरे पास आज आ गई हैं। आज आपने ये तो देखा ही, मैंने हाँ, याद जी, आ रही जी, का। पहली फिल्म। हाँ, और ये वो गाना अथ स्वागतम शुभ, वो एशियाड 82 में जो इंदिरा गांधी जी ने, जो हमारी पीएम थी मैडम ने, उन्होंने ये गाना कंपोज करने के लिए रविशंकर जी से कहा, हाँ। मेरे उस्ताद, मेरे गुरु को। तो उसमें बांसुरी वाले की जरूरत थी, इतने बांसुरी प्लेयर थे नहीं उस जमाने में। तो मेरे गुरुजी ने उनसे कहा कि मेरा शिष्य जो है, मेरा शागिर्द जो है, वो बहुत फास्ट कमाल का है। दिमाग इसका फास्ट है, ग्रास्पिंग पावर इसका बहुत है, ले आओ उसको। तो मैं उनके वहां गया। यहाँ पे HMV एक ही कंपनी बहुत पॉपुलर थी, हिज मास्टर वॉइस। HMV के स्टूडियो में वो गाना रिकॉर्ड हो रहा था, बाद में बहुत पॉपुलर हुआ, वेलकम सॉन्ग था। जी। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, ये मैं गाना बजा के, उसमें फिलर जब मैंने लयकारी से किया, वो दोनों मैं बजा के आपको ये वो फिलर है। सरिता बगासानी साहब तो गाने में घुस के कुछ सरगम बजा रहा था मैं, जिससे बहुत खुश हुए। वो जो सफर सिलसिला उनके साथ शुरू हुआ, थमने का नाम नहीं लिया। चलिए आप थोड़ा सा मुझे कुछ जुगलबंदी दोनों की, जो आप अक्सर और बेशतर घर पे रियाज करते हैं, क्योंकि ये ऋषिकेश भी आपके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, इंशाल्लाह आगे जाके भी ये मुल्क का नाम रोशन करेंगे। डांसिंग विद द विंड बहुत सुंदर है। एक फास्ट भी हम लोग बजा रहे हैं मेरे फ्यूजन यात्रा से, और ये डांसिंग विद द विंड ने मुझे बहुत कॉलेज स्टूडेंट्स में पॉपुलर किया। वाह क्या बात है, सुपर कमाल। इसीलिए ये बहुत लाजमी है कि यंगस्टर्स में अगर आपको मकबूलियत हासिल करनी है तो इस तरह की तासीर होनी चाहिए आपके बजाने में। वाह उस्ताद, वाह कमाल कर दिया। दाद देते हुए मैं लेना चाहूंगी एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे। रोनुदा, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आप राजहेद प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में आज माहौल बहुत ही बेधड़क सा है। आज माहौल बहुत ही रूहानी है। आज माहौल बहुत ही सुकून भरा है, क्योंकि आज ऐसे राग छिड़ रहे हैं जिन पर राग छेड़ने वाले का, उन बांसुरी वादक का अबूर हासिल है। हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा के, हमारे हिंदुस्तान के, हमारे मुल्क के बहुत ही मकबूल तरीन बांसुरी वादक, कई सारे अवार्ड से जिन्हें नवाजा जा चुका है, नन अदर देन रूनुदा मुझूमदार। बड़ा मजा आया। आपके बस राग हम सुनते रहे और बस गूज बम्स हमारे आते रहे। आपके राग रुलाते हैं, आपके राग गुदगुदाते हैं, आपके राग हंसाते हैं। हम फिल्मों की बात कर रहे थे, क्योंकि माचिस जब आप गुलजार साहब के साथ कर रहे थे, उस बीच कहीं ना कहीं गुलजार साहब को लग रहा था, क्योंकि बेहतरीन म्यूजिक उस फिल्म का भी था, तो उस फिल्म में गुलजार साहब को ये भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं आपकी बांसुरी तो चाहिए ही चाहिए।
हर गाने में, तो हर गाने में इस्तेमाल की गई है जी। आपकी बांसुरी। तो उसी फिल्म का एक गाना हो जाए, चप्पा चप्पा चरखा चले। मैं चाहती हूँ कि मजा आ जाए, माहौल बन जाए, क्योंकि ये गाना बहुत ही मकबूल हुआ था यंगस्टर्स में। चैलेंज ले रहा हूँ। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा वाह क्या बात। यहाँ एक बांसुरी तो रह गई है जिसका आविष्कार आपने किया है, वो ये जो बड़ी वाली बांसुरी है जो आपने यंगस्टर्स के लिए बनाई है। लो ऑक्टेव का आलाप बांसुरी में इतना पॉसिबल नहीं था। और 1988 में जब मैं फेस्टिवल ऑफ इंडिया मॉस्को गया रविशंकर जी के साथ, गुरु जी के साथ, तो मैंने महसूस किया कि लिमिटेशन तो है। आने के बाद तुरंत मैंने ये बांसुरी बनाई, और बहुत जद्दोजहद के बाद, क्योंकि उस जमाने में एक बैम्बू मिल नहीं रहा था, आज तो इसको मिल गया है एक बैम्बू में ये शंख बांसुरी। सब कुछ तैयार है सब कुछ तैयार लेकिन जो जद्दोजहद के मराहल से आपके वालिद साहब गुजरे हैं तो वो देखिए, आप वो दो बैम्बू शायद आप ना देख पाए। ये वो दो बैम्बू जॉइंट है, ओरिजिनल ये है। तो मैं इसको कुछ नाम भी देना चाह रहा था, तो इसकी वो शंख की जो आवाज होती है वैसी कुछ आवाज थी, तो मैंने शंख बांसुरी नाम भी दे दिया। मैंने नौशाद साहब जब गुजर गए, तो मैं, मेरे जनरेशन में शायद ही कोई होगा जो नौशाद साहब के साथ भी काम कर चुका हो, तो मैं राग भैरव करके इसमें शंख बांसुरी में हम दोनों बजा के नौशाद साहब को याद करूंगा, उनके वो जरूर, भैरव के लिए। आप देखेंगे वो कौन सा गाना। भैरव में वो गाना जो मैंने नौशाद साहब की याद में उनके जाने के बाद तुरंत बजाया था। आज भी वो एल्बम आपके सामने है, ट्रिब्यूट टू नौशाद बाय रोनू मजूमदार। ये भैरव में बनाने वाला वो शख्स था, मोहे भूल गए सांवरिया, जो रागों की शुद्ध करके उन्होंने, उनको रागों पे अबूर हासिल था। अबूर हासिल जैसे था। मौसीकार आजम बहुत कम नसीब ऐसा होते म्यूजिक हैं डायरेक्टर हिंदुस्तानी मैंने नहीं सिनेमा देखा। को। जी तो ये बजाते वक्त पहले मैंने कहा, तब तक मुझे लगता था मैं फिल्म सॉन्ग बजाऊंगा, मैं पूरा क्लासिकल, फिर मुझे लगा कि मैं गलत कह रहा हूँ। मैं उस शख्स को ट्रिब्यूट देने जा रहा हूँ जिसने क्लासिकल म्यूजिक को, रागों को फिल्मों में जिंदा किया, जी दरबारी दिया तो बन गया ओ दुनिया के रखवाले, ये रफी साहब। और ये मोहे, देखिए फिर से मुझे रोंगटे खड़े होते हैं। और ये मोहे भूल गए सांवरिया लता जी का प्योर भैरव है। आप अगर देखे ये लाइन में तो कोई मिक्स नहीं मिलेगा आपको भैरव के अलावा। तो पूरा रागों से भरा हुआ है। वाह वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर भी एक जुगलबंदी मुझे जाते जाते आप दोनों की चाहिए, वो आपकी फिल्मों की। मुझे लगता है कुछ गाने रह गए हैं। जी 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 जी। अच्छा, 1942 लव स्टोरी में कुछ ना कहो से ही एंड करना चाहते हैं। बरमंदा का, जो बरमंदा का मैं फिल्म। एक गाना बजाऊंगा। जब ये प्यार हुआ ये हो रहा था, तो मैं अपना प्रैक्टिस कर रहा था और उनको डिस्टर्ब कर रहा था अनजाने में। तो बहुत जोर से पहली बार मेरे ऊपर नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। किस बात पर? कि मैं दूसरा राग बजा रहा था, राग केदार। ओके। तो बोले कि हम लोग यहाँ पे खमाज में काम कर रहे हो, तुम केदार बजा रहे हो, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? तो मगर वो गुस्सा दिखा हुआ था। मैं डर गया। मैंने बोला कि पंचम दा क्यों केदार बजा रहे हो? मैंने कहा परसों मेरा प्रोग्राम है तो उसी का रियाज कर रहा था, भूल गया कि आप और कविता जी इस तरह से प्रैक्टिस और रिहर्सल चल रही, फाइनल रिहर्सल कि हम टेक पे जाएं फिल्म सेंटर। तो बोले कि वो केदार गाने में भी लगा दे। और आज तक ट्रिब्यूट टू पंचम जब भी बजाता हूँ तो
किस्सा मेरे सामने आता है और मैं बताता हूँ कि वो अंतरे में किस तरह से प्यार हुआ, चुपके में वो केदार है, मैं बजा के सुनाता हूँ। क्या बात है, इससे मैं पंचमदा से जो मेरा कनेक्शन है वो हर रूहानी गाने में- connection वो है। रूहानी कनेक्शन है। तो प्यार हुआ, देखिए चुपके से। जी, ये गाना तो आपको भी मालूम है और हम लोग इसको बजाएंगे। राग खमाज और केदार किस तरह से आ रहा है देखिए अंतरे में। चुपके से। अभी अंतरा देखिए और केदार हाँ। देखिए, राग केदार। केदार हंसा चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से। So lovely, amazing, amazing. आपकी तो बहुत देन है हिंदुस्तानी सिनेमा को, हमारे शास्त्रीय संगीत को। यूं ही आपका नाम आला नहीं है और मैं चाहती हूँ ऋषिकेश आप भी अपने वाले साहब के नक्शे कदम पर चलें। लेकिन जाते जाते एक क्विक क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी आप दोनों से। आपको अपने वाले साहब की कौन सी बात बहुत ज़्यादा पसंद है और कौन सी बात बिल्कुल नापसंद है? जल्दी जवाब दीजिएगा। जो बात बहुत पसंद है कि वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, किसी भी चीज़ के लिए बहुत डिसिप्लिन्ड है। मतलब ये चीज़ टाइम टू टाइम होना चाहिए, उससे पूरे फैमिली का वातावरण बदल जाता है। हम सबको वो डिसिप्लिन में ला देते हैं। डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्या है। बात है। और वो बात जो नापसंद है? जो नापसंद है वही डिसिप्लिन कभी हम लोग के ऊपर भारी पड़ जाता है कि प्रोग्राम करके आए तो नेक्स्ट दिन सोचते थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा ऐसे थोड़ा रिलैक्स करते हैं, पर नहीं, डिसिप्लिन रियाज होना चाहिए। रियाज तो होना चाहिए। वो कभी कभी थोड़ा ये परेशानी लगता हो है जाती है। यंगर जनरेशन को उतना रियाज नहीं पसंद, हाँ? लेकिन ये रियाज ही आपको ये बनाएगा। रियाज ही जितना भी बजा रहा हो इनके आशीर्वाद से अब हम वही है। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे जाते जाते, आपको अपने फर्जंद में कौन कौन सी बात जो है वो पसंद है? आपको ऋषिकेश में कौन सी बात पसंद है और कौन सी बात इनकी नागवार गुजरती है आपको? इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत नम्र है और बुजुर्गों की बहुत इज्जत करता है। ये बात मैं चाहता था हरदम और वो मुझे बिना बताए मिल गया। ये पैदाइशी से ही ये किसी भी जो भी कलाकार या राइटर या कोई जॉनर का बात नहीं है, ये सबकी इज्जत करता है। और रेस्पेक्ट बहुत जरूरी। ये मुझे और बहुत नागवार कौन सी बात गुजरती है? नागवार सच कहूँ या झूठ? सच कहना अच्छा, पड़ेगा। यहाँ पे सच ही कहना पड़ेगा। ये चैनल है, यहाँ पे झूठ नहीं चलेगा कोई भी। थोड़ा सा लेजी है। आजकल की यंग जनरेशन थोड़ी कभी कभी लेजी है। ये लोग इंटरनेट पे ज्यादा बैठते हैं। ये बात खाली इससे नहीं, ये बात मुझे पसंद नहीं है। मोबाइल से थोड़ी सी और दूरी बन चुकी है, और भी दूरी होनी चाहिए। और भी दूरी बन जाए तो आप बहुत ही बेहतर करेंगे अपने फन में, अपने वाले साहब की तरह। इनफैक्ट हम ये कहेंगे आप नक्शे कदम पर चल रहे हैं, लेकिन आपकी भी एक जुदासी पहचान होनी चाहिए, एक जी। मुनफरद सा मकाम हो, तो वो आप तभी कर सकते हैं जब आप थोड़ा वाले साहब का भी सुने। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। रोनू जी बहुत बहुत दिल्ली शिवा जी, मैं क्या कहूँ, मुबारकबाद आपको, जो भी बहुत आपने बहुत हिंदुस्तानी शुक्रिया। सिनेमा को दिया है या हमारे मुल्क को दिया है। बैन अक़वामी सतह पर इसका नाम बहुत आला रखा है, इसका रुतबा ऊंचा रखा है। जाते जाते मैं जरूर चाहूंगी कि बैकग्राउंड में आप दोनों कोई जुगलबंदी करिए। एक ऐसा पीस इसको मैंने चुपके से बजाते हुए सुन लिया था। ये बहुत अच्छा बजाता है, मुझे सुन के ही शायद, मगर कुछ ये करता है उसमें। हमरी अटरिया में
आजा रे सांवरिया देखा देखी बलम हो जाए। ये आहा। जो शोभा गुर्तू जी की और बेगम अख्तर साहिबान की वो जो स्वर हम लोगों ने कोशिश की, हमरी अटरिया। जीते रहिए। वाह वाह वाह। क्या बात है, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। मैं तो जिंदगी भर आप लोगों को सुनती रहूं लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का दिल ने फिर याद किया बेहद पसंद आ गया होगा। आप लिखिएगा ज़रूर shiba.lateef@nw18.com पर। एक नई शख्सियत के साथ हाजिर हो जाएंगे। तब तक अच्छी मौसीकी, अच्छे स्वर, अच्छा साज, अच्छा संगीत सुनने के शौकीन हो जाए, आदी हो जाए, क्योंकि अच्छा संगीत हमें काफ़ी कुछ सिखा के लेके जाता है और हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर देता है। फिलवक्त टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। खुदा हाफिज़। मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। दिल ने फिर याद किया।